गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। हमने फ्रिक्शन पढ़ा है। फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? एक अपोजिंग फोर्स होती है विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर या ट्राई टू मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। क्लियर? जब कोई ऑब्जेक्ट ट्राई नहीं करता है मूव करने की तो फ्रिक्शन भी कितना होता है बेटा? जीरो। ये जो फ्रिक्शन है बेटा ये टू टाइप्स का होता है। जनरल फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है बेटा एक्सटर्नल फ्रिक्शन और दूसरा होता है इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो है बेटा, जैसे कोई ये बुक है, ये टेबल के ऊपर रखी हुई है, ये मूव करेगी ऐसे, तो ये क्या है बेटा? दिस बॉडी ट्राई टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ दिस बॉडी। तो ये क्या आपस में कॉन्टेक्ट में है और ये क्या एक्सटर्नली इंटरनली कनेक्ट में नहीं है, ये क्या एक्सटर्नली कनेक्ट में। तो इस फ्रिक्शन जो इस बुक और टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन दैट इज एक्सटर्नल फ्रिक्शन। जैसे हम लोग बेटा ग्राउंड पे चलते हैं, तो हम सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर चलते हैं, तो अर्थ और हमारे पैरों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन होगा बेटा? एक्सटर्नल फ्रिक्शन। गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियां ना सड़क पे चलेंगी, ठीक है, मतलब जमीन पे चलेंगी, तो अर्थ और जो टायर्स होंगे उनके बीच का जो फ्रिक्शन दैट इज एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ठीक है, जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है बेटा विच अराइजेस व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। दो बॉडी के आपस में कॉन्टेक्ट में होंगी, या फिर जब कॉन्टेक्ट में होंगी ना बेटा वो ट्राई करेंगे मूव करने की, या देयर इज एक्चुअल मोशंस बिटवीन देम, तब रोल प्ले करेगा एक्सटर्नल फ्रिक्शन विच अराइजेस व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर और ट्राई टू मूव। एक जब कॉन्टेक्ट में तो है लेकिन अगर ट्राई भी नहीं कर रही है मूव करने के लिए, जैसे बुक है, बुक मान लो अभी ट्राई नहीं कर रही है मूव करने के लिए, कॉन्टेक्ट में तो है लेकिन फ्रिक्शन कितना है अभी फिलहाल? जीरो, क्योंकि ये मूव ना ही ट्राई कर रही है ना ही एक्चुअली मूव कर रही है। जैसे हम इसको इधर को धक्का देंगे बेटा, ये ट्राई कर रही है मूव में, तो हमने अभी मूव नहीं की क्योंकि इसको इधर को कौन बैलेंस कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उसी टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा। तो द टू बॉडी विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर ट्राई टू मूव और देयर इज एक्चुअल मोशन, ये एक्चुअली मूव कर रही है, जैसे ये मूव कर रही है ऐसे, इधर को ऐसे मूव कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये तो इसमें और इस टेबल में क्या होगा? एक्सटर्नल फ्रिक्शन होगा। ठीक है, ट्राई टू मूव और देयर इज एक्चुअल मोशंस बिटवीन द टू बॉडीज, तो उस फ्रिक्शन को बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल फ्रिक्शन। फिर बेटा इंटरनल फ्रिक्शन जो है बेटा जैसे लिक्विड्स में होता है। ठीक है, जैसे आप कोई कॉइन लो, एक बकेट में डालो, खाली बकेट में, उसका टाइम नोट करो बेटा, फिर टाइम कौन सा नोट करना है? जब वो नीचे गिरने वाला टाइम, कि वो कितने टाइम बाद नीचे गिर रहा है। ठीक है, फिर उस बकेट को पानी से भर दो, फिर वो सेम कॉइन उतनी हाइट से ड्रॉप करो, तो देखो आप टाइम क्या कर जाएगा बेटा? थोड़ा जो कॉइन है वो थोड़े ज्यादा टाइम बाद उस बकेट के बॉटम पे पहुंचेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है बेटा उसके मोशन को अपोज करता है। तो जो लिक्विड की दो लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसके कारण जो फ्रिक्शन आता है बेटा दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, जो इंटरनल फ्रिक्शन है विच अराइजेस ऑन द अकाउंट ऑफ रिलेटिव मोशंस बिटवीन एवरी टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जो रिलेटिव और ये जो रिलेटिव मोशंस को अब जो इंटरनल फ्रिक्शन है बेटा ये रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स के कारण होता है, और एक दूसरे के मोशन को क्या करते हैं बेटा? ये जो इंटरनल फ्रिक्शन है ये भी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन इज आल्सो अपोज द रिलेटिव मोशंस बिटवीन द टू बॉडीज इन कांटेक्ट विद ईच अदर। लेकिन पता लगे इंटरनल फ्रिक्शन किसके कारण होता है बेटा? बिटवीन द on the account of relative motion between the every two layers of the liquid। जो लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो मोशन रिलेटिव मोशन होगा उसके कारण जो फ्रिक्शन आता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन को बेटा हम विस्कोसिटी भी बोलते हैं, विस्कोसिटी। और इस जो इंटरनल फ्रिक्शन है इसको डिटेल में बेटा हम 7th यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर जो ये हमारा टॉप चैप्टर है 3B, इसमें बेटा हम सिर्फ कौन सा फ्रिक्शन पढ़ेंगे? एक्सटर्नल फ्रिक्शन, जिसमें बॉडी आपस में जो होंगी इन कॉन्टेक्ट होंगी एक्सटर्नली। और इस जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है इसको बेटा हम कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि बॉडी क्या एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में एक्सटर्नल। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? हम जो एक दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे? मूव करेंगे या ट्राई करेंगे मूव करने की, तो उसको एक्सटर्नल फ्रिक्शन या कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन। तो इस चैप्टर में बेटा हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन ही पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन हम अगले जो 7th यूनिट होगा उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। अब बेटा जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है फर्दर 3 टाइप का होता है। जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है इट इज ऑफ 3 टाइप्स। एक होता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शंस, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शंस, और तीसरा होता है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शंस। और काइनेटिक फ्रिक्शन को ही बेटा हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं।
डायनेमिक फ्रिक्शंस। ठीक है, ये तीन टाइप एक्सटर्नल फ्रिक्शन कितने टाइप का, तीन टाइप का, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। अब ये क्या होता है बेटा, इनको मैं अभी बताता हूं आपको। तो बेटा इनको समझने के लिए मैं, जैसे ये हमने कंसीडर कर लिया बेटा एक ब्लॉक का ये, ठीक है, जिसका वेट है mg, और वेट कहाँ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, अर्थ में खींचते नीचे ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस के ऊपर या टेबल पे रखा है, तो वे mg का वेट नीचे को होता है। अब इस वेट की वजह से बेटा ये जो ब्लॉक होता है जिस सरफेस के ऊपर रखा होता है उसको क्या करता है बेटा, नीचे को प्रेस करता है। जैसे आप किसी अपने घर में गद्दा होता है उसको आप प्रेस करो तो वो क्या होता है, नीचे को डिफॉर्म हो जाता है, होता है ना डिफॉर्म। वैसे ही बेटा अगर सॉलिड सरफेस भी है वो भी डिफॉर्म होता है, लेकिन वो इतने स्मॉल अमाउंट से होता है कि हमें पता नहीं लगता है, ठीक है। तो वो जो भी चाहे जो मर्जी, जितना मर्जी हार्ड सरफेस हो वो भी डिफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कोई वेट रखते हैं उसके ऊपर तो वो भी नीचे को बेटा थोड़ा सा उसको डिफॉर्मेशन होती है उसमें नीचे की ओर, और जब डिफॉर्म होगा बेटा तो उसी डिफॉर्मेशन की वजह से ऊपर को इस ब्लॉक को क्या करेगा बेटा, वो जो डिफॉर्म सरफेस है वो ऊपर को क्या करेगा, इस ब्लॉक को पुश करेगा ऊपर को विद सम फोर्स, और जिसको क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्शन, ठीक है। और ये रिएक्शन होता है ये जिस सरफेस के ऊपर ब्लॉक होता है उस सरफेस के ऊपर क्या होता है, नॉर्मली होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, नॉर्मल, NORML, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन जो ब्लॉक है ना ही नीचे जाता है ना ही ऊपर है, तो मतलब R हमेशा क्या होगा बेटा, R इज इक्वल टू mg, वही टू हैव रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितनी फोर्स से जो ब्लॉक इसको प्रेस करेगा उतनी फोर्स उसको ऊपर को मिलेगी, मतलब R इज इक्वल टू mg। अब बेटा ध्यान देना, अब हम इस ब्लॉक के ऊपर, जैसे हम घर में टेबल ही ले लो, आप टेबल को बिल्कुल हल्के से इधर को फोर्स लगाओ, आप इधर को धक्का दो, आप जब पहले हम स्मॉल फोर्स से स्टार्ट करना है, जब स्मॉल फोर्स अप्लाई करें तो टेबल मूव करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब जब हमने पढ़ा बेटा न्यूटन्स लॉ, P इज इक्वल टू, मतलब मैं अप्लाइड फोर्स को P लिख रहा हूँ क्योंकि बेटा हम फ्रिक्शन को हम यहाँ पर F से लिखेंगे, इसलिए हम अप्लाइड फोर्स को P से लिख रहे हैं। तो जब वो P क्या होता है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब P अपॉन m, तो मतलब इतनी एक्सेलरेशन से इस बॉडी ब्लॉक ने एक्सेलरेट करना था। लेकिन ये प्रैक्टिकली हमें पता है कि जब हम थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं, जैसे बुक है, देखो हम ये मान लो बुक है, ठीक है, इस बुक को हम इधर को मूव करवा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे हल्की फोर्स लगे तो नहीं मूव करेगी, थोड़ी ज्यादा लगे तब मूव करेगी। तो वैसे ही बेटा टेबल के ऊपर हम थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं मूव करेगा। तो क्यों नहीं मूव किया, क्योंकि जो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा, जहां से अब टेबल किसी ना किसी सरफेस के ऊपर होगा घर में, तो उस सरफेस के साथ, सरफेस इन दो बॉडी जो जहां पे कांटेक्ट में है उसके इधर को कौन सी फोर्स लग रही होगी बेटा, फोर्स, जैसे हम फोर्स इधर को अप्लाई की तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप होगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जैसे हमने फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा, तो तब भी नहीं मूव करेगा। तो क्यों, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज करेगी। तो हमेशा ही P इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, F। कब तक, जब तक ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, जब तक ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। और जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है लेकिन हम इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की वजह से क्या कर रहा है बेटा, ये ट्राई करेगा मूव करने की, लेकिन एक्चुअल मोशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दो बॉडीज के कांटेक्ट में है, तो वही आपको पता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्सेज होती है, फोर्सेज ऑफ एटॉमिक, इंटरएटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेज, अडहेसिव फोर्सेज होती है, तो उन्हीं के कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो वो क्या करती है बेटा, इस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर देती है, P इज इक्वल टू F। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जैसे हमने ब्लॉक को थोड़ी सी फोर्स लगाई लेकिन मूव नहीं किया, तो कौन सी फोर्स रोल प्ले करती है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें रेस्ट में है, और लेकिन क्या कर रहा है बेटा, ट्राई कर रहा है मूव करने की, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान देना, जब हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना है, 0। जैसे हमने इधर को फोर्स अप्लाई की उसी टाइम ये अपोजिट डायरेक्शन में रोल प्ले करना स्टार्ट हो गया। और कहां पर रोल प्ले करता है बेटा, टेंजेंशियली होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंशियली एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। तो अब कैसे डिफाइन करेंगे आप स्टैटिक फ्रिक्शन को, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का अपोजिंग फोर्स होती है बेटा, दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी ट्राई टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, लेकिन एक्चुअल में वो मूव नहीं करेगी, बट एक्चुअल मोशन हैज yet not started। तो ये है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कैसे डिफाइन करें, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी
टेंड्स टू मूव, मतलब ट्राई टू मूव करेगी लेकिन एक्चुअल मूव नहीं करेगी, टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, बट एक्चुअल मोशन हैज येट नॉट स्टार्टेड, अभी तक जो एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शंस। क्लियर हो गया? अब बेटा ध्यान दो, जब हम फोर्स को थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो और जो है ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है अभी, तो इसका मतलब कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़े तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है, और बढ़ाते जाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं मूव कर रहा है, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी ज्यादा है, मतलब बढ़ रहा है, तो तभी तो आपस में क्या होगा, बैलेंस। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा कितना का बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा, ठीक है, एक लिमिट तक बढ़ सकते हैं, बढ़ेगा, उस लिमिट को क्या बोलते हैं बेटा, जो मैक्सिमम वैल्यू, जैसे ये अप्लाइड फोर्स बढ़ती जाएगी और ये भी बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, जो उस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा है, लेकिन वो एक लिमिट तक बढ़ेगा, ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगा, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और वो दो सरफेसेस के बीच में वो फिक्स होता है। जैसे मान लो ये जो इन दोनों सरफेसेस के बीच में, मान लो सपोज कर लो ऐसे ही, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन 200 न्यूटन है, सपोज करो ऐसे मान लिया, तो जैसे शुरू में अप्लाइड फोर्स कितनी बेटा, 0 है, तो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना होगा, 0 होगा, लेकिन जैसे फोर्स बढ़ती जाएगी, जैसे 5 न्यूटन 10 न्यूटन, तो ये भी क्या करेगा बेटा, ये नहीं मूव करेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तक स्टैटिक, जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन वो कितनी है, 200 न्यूटन तक, तब तक वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे हम 5 न्यूटन अप्लाई की तो ये भी 5 न्यूटन, इसको 10 न्यूटन करेंगे तो ये भी 10, और आपस में बैलेंस हो रहे हो तो बैलेंस करेगा, तो ये मूव नहीं करेगा, और इस तरह बढ़ता जाएगी, 100 न्यूटन होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगी, 100 न्यूटन ही हो जाएगी, मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाइड के क्या, जितना अप्लाइड करेंगे उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, और कब तक बढ़ेगा, 200 न्यूटन तक। उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब जब 200 न्यूटन फोर्स, मान लो ये हमने फोर्स अभी सपोज करो मैंने मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई कर दिया हमने, जैसे हमने इसके लिए मान लेंगे 200 न्यूटन, जैसे हमने 200 न्यूटन अप्लाई कर दी बेटा, अब इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट कौन सी सिचुएशन में होगा कि अब जैसे थोड़ी सी भी आगे अप्लाई कर दी, 200 से थोड़ी सी बढ़ गई, जैसे 201 न्यूटन हो गई, या 200.05 न्यूटन होगी, मतलब थोड़ी सी इससे ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, मूव कर जाएगा। तो जब हम मैक्सिमम फोर्स, जब हमने मैक्सिमम जो 200 न्यूटन अप्लाई होगी, तो उस फ्रिक्शन जो मैक्सिमम स्टैटिक, लेकिन 200 न्यूटन पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, लेकिन 200 से थोड़ा सा भी ज्यादा अप्लाई कर दिया हमने इधर को, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव कर जाएगा। तो व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा बेटा, ये मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट कौन सी सिचुएशन में होता है, इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जैसे ही थोड़ी सी ज्यादा हुई तो उससे ऑब्जेक्ट कर जाएगा, मूव कर जाएगा, लेकिन एक्चुअली अभी मूव नहीं कर रहा है, इससे ज्यादा, जैसे ज्यादा फोर्स हुई बेटा, थोड़ी सी भी ज्यादा, तो एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। 200 से ज्यादा तब मूव करेगा, लेकिन इस 200 है, 200 पे कौन सी सिचुएशन में होगा बेटा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे कौन सी सिचुएशन में होगा, इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपोजिंग फ्रिक्शन, या मैक्सिमम वैल्यू, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शंस, और व्हेन वन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। लेकिन यहां पर भी एक्चुअली अभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर, लेकिन ऐसी सिचुएशन में होगा कि जैसे ही उससे थोड़ी सी ज्यादा फोर्स बढ़ेगी तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का बेटा दो सरफेसेस के बीच में फिक्स होता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके बढ़ता जाएगा एक लिमिट तक, क्या मतलब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बढ़ेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पता लग गया बेटा क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स, या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं आप, that comes into play when one body is just at the verge of moving over the surface of another body. at the verge मतलब ऐसी सिचुएशन में होगा कि उस मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई अप्लाइड फोर्स की, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, जितना बढ़ सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस जब इतनी वैल्यू अप्लाई कर दी होगी हमें अप्लाइड फोर्स की, तो ऑब्जेक्ट जो है ऐसी सिचुएशन में होगा, इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, वो मूव कर जाएगा जब जैसे ही थोड़ी सी बढ़ती है फोर्स, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, जैसे ही हमने जो लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी, अभी मूव नहीं किया, जैसे मैंने बताया अभी 200 से ऊपर बढ़ गई, जैसे 201 न्यूटन 202 न्यूटन, ठीक है, 200, तो कितनी फोर्स से उधर को मूव कर जाएगा, 202 हो गया ना, तो 202 से नहीं मूव करे, 202 माइनस 200,
लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करके 2 न्यूटन, अब नेट 2 न्यूटन फोर्स से आगे को मूव कर जाएगा। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा अप्लाई कर दी हमने, तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा बेटा, मूव कर जाएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, जैसे आपने टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, धीरे धीरे नहीं मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, तो एक सिचुएशन आएगी मैक्सिमम, अब जैसे ही आपकी जो मैक्सिमम फोर्स एक लिमिट तक बढ़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे आपने उससे ज्यादा बढ़ गई फोर्स, तो टेबल क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। जब धक्का दे रहे हैं तो टेबल मूव कर जाएगा। तो जब टेबल मूव कर गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बेटा फ्रिक्शन खत्म हो गया। आप फोर्स अप्लाई बंद कर दो तो टेबल दोबारा से किसमें आ जाता है बेटा, रेस्ट में। ठीक है, क्यों आ जाता है रेस्ट में, हमने पढ़ा है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि जो ऑब्जेक्ट एक बार मूव कर रहा है तो कंटिन्यूसली मूव करता जाएगा। ठीक है, विद द सेम वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, क्यों रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन होता है बेटा, काइनेटिक, उस फ्रिक्शन मतलब जो उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, जब ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव कर रहा हो और उसके मोशन को जो अपोज करता है कोई फोर्स, उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, इट इज द फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है, जैसे बॉल रोल कर रही है, जैसे ये रोल कर रहा है बेटा, ध्यान दो, ये मूव कर रहा है, तो धीरे 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 क्या हो गया बेटा, ये रेस्ट में आ गया। क्यों रेस्ट में आया है, क्योंकि इसके मोशन को अपोज कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके भी, ठीक है, जो इसको अपोज कर रही है फोर्स, उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, उस अपोजिंग फोर्स को काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। तो क्लियर हो गया, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या हुआ, इट इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बेटा अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कोई बॉडी है ना, ये ब्लॉक माना था ये mg, ये ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के ऊपर, और इधर जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा, तो स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उतना ही फ्रिक्शन का थोड़ा इधर को रोल प्ले करना स्टार्ट होगा। अगर ये 5 न्यूटन होगा, ये 5, ये 10 होगा तो ये भी 10, ये बढ़ता जाए, अप्लाइड फोर्स बढ़ती है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, और ऑब्जेक्ट कहीं मूव, जो ब्लॉक है कहीं मूव नहीं करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है चाहे। और कब तक, जब तक कि जो ये फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं हो जाता, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं हो जाता। ठीक है, उस मैक्सिमम फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखो बेटा, जब अप्लाइड फोर्स 0 है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 0 है। जैसे हम फोर्स अप्लाइड 5 न्यूटन, तो ये भी 5, ये 10 10, तो कैसे आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और कब तक, जब तक मैक्सिमम नहीं हो जाती, और जब मैक्सिमम हो गया बेटा, उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे इस, जैसे मैंने वो एग्जांपल है 200 न्यूटन का, जैसे उससे अप्लाइड फोर्स, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दोस्तों ये भी 200 है तो ये भी 200 है, जैसे उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ा, जो नहीं तो मैंने एग्जांपल लिए थे 200, वो कुछ भी हो सकती है किसी भी सरफेस के लिए। तो जैसे ही अप्लाइड फोर्स उस लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस तरह से ग्राफ आता है बेटा। और काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या होता है बेटा, आगे जब एक बार ऑब्जेक्ट मूव कर गया, उसका मतलब, जब ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन खत्म हो गया, उसका मतलब यही है कि जो अप्लाइड फोर्स है इट इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। क्लियर। और एफ के, और ये जो बेटा फिक्स होता है बेटा दो सरफेसेस की, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो भी फिक्स होता है। लेकिन यहाँ ग्राफ से देखा गया है बेटा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है थोड़ा बड़ा है और काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा उससे कम है। जो काइनेटिक, अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन को पीछे को रिप्रेजेंट तो के इतना ही आती है और लिमिटिंग इतना। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ज्यादा है और काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम है उससे। ठीक है, तो इट इज फाउंड द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा जब एक शुरू में क्या ऑब्जेक्ट कौन से रेस्ट में था बेटा, तो एक तो उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, वो जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें उसको फोर्स अप्लाई करे तो अपोज करेगा ताकि उसमें मोशन ना प्रोड्यूस हो। ठीक है, लेकिन जब एक बार ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को क्या कर लिया बेटा, ओवरकम कर लिया। एक तो वो रीजन है, और साथ में जब ऑब्जेक्ट मूव कर गया बेटा, तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो इसके जो इरेगुलरिटीज होंगी इस सरफेस के साथ, जो ये वाला सरफेस जब मूव कर गया तो इस सरफेस की इरेगुलरिटीज के बाद स्मॉल टाइम होता है, क्योंकि जब मूव कर गया तो एक ही इरेगुलरिटीज को दूसरे की इरेगुलरिटी में क्या बोलते हैं इंटरलॉक होने के लिए थोड़ा कम टाइम मिलता है, जिसके कारण इंटरलॉकिंग कम होती है। आप ऐसा भी हो सकते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन के लिए थोड़ा कम टाइम मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिकॉज
बिकॉज वंस द मोशन स्टार्ट्स, जैसे मोशन स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली, जब जैसे मोशन स्टार्ट हो एक्चुअली द inertia of rest has overcome, and also when the motions has actually starts, the irregularities of one surface have little time to get locked again into the irregularities of other, तो उनको थोड़ा कम टाइम मिलता है, जिसकी वजह से लॉकिंग कम होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो इसी के कारण जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इट इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शंस। क्लियर हो गया बेटा? आगे बेटा स्लाइड जो काइनेटिक फ्रिक्शन है डायनामिक फ्रिक्शन, इट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, वो फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।